ये कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जिसमें आज स्मिथ नाम का आदमी कैद था। स्मिथ आजाद होने की काफी कोशिश कर रहा था और तभी एक औरत उसे जान से मार देती है। स्मिथ की जान जिस घर में ली गई थी वो घर शहर से दूर एक वीरान से जंगल में था। कुछ देर बाद इस लड़के का नाम मार्टिन है और उसके दोस्त का नाम बॉब है। आज ये दोनों दोस्त जंगल में आए थे जो शहर से दूर एक वीरान जगह में था। मार्टिन का कोई रिश्तेदार इस जंगल में रहता था और आज मार्टिन पहली बार उससे मिलने जहाँ आया था। मार्टिन अपने रिश्तेदार के घर को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसी घर पर पड़ती है जिसमें कुछ देर पहले स्मिथ का कत्ल हुआ था। ये घर बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था जिसे देखकर मार्टिन बहुत खुश होता है। वो बॉब से कहता है कि हमें घर को अंदर से देखना चाहिए, लेकिन बॉब उसे समझाता है कि हम ऐसे किसी के घर में नहीं जा सकते। बॉब की बात मानकर मार्टिन बाहर ही रुक जाता है और खिड़की से घर के अंदर देखने लगता है। मार्टिन को घर के अंदर एक औरत नजर आती है जिसका नाम मैक्सी था। मैक्सी अपने पति डैनियल के साथ इस घर में रहती थी और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। डैनियल को खाना देने के बाद मैक्सी एक बड़ा सा चाकू उठाती है जिसे देखकर मार्टिन काफी हैरान होता है। अब मैक्सी स्मिथ की लाश के पास आकर उसका एक हाथ काटती है, जबकि मार्टिन खिड़की के पास खड़ा उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। मैक्सी जैसे ही वापस आती है तो उसके पास कटा हुआ हाथ देखकर मार्टिन बहुत हैरान होता है। दरअसल मैक्सी और डैनियल दोनों कैनिबल्स थे और उनका सच जानकर मार्टिन बहुत डर गया था। वो जैसे ही भागने लगता है तभी वो कई बाल्टियों से टकराकर गिर जाता है। बाल्टियों का शोर सुनकर मैक्सी और डैनियल जल्दी जल्दी बाहर आते हैं और उनके हाथ में तेजधार हथियार थे। हथियारों को देखकर दोनों दोस्त बहुत डर गए थे और वो बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं। मार्टिन को पता था कि अगर वो इनके हाथ लगा तो वो लोग उसे नोच नोच कर खा जाएंगे, लेकिन बॉब को कुछ नहीं पता था। वो तो सिर्फ मार्टिन के कहने पर भाग रहा था। इसी दौरान मार्टिन भागता भागता गिर जाता है जिसके कारण उसके चेहरे पर चोट लगती है। बॉब जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे संभालता है और फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब बॉब मार्टिन से पूछ ही रहा था कि ये लोग कौन है और तभी पीछे से डैनियल आकर बॉब का सिर काट देता है। डैनियल ने बॉब को इतनी बेरहमी से मारा था कि उसे देखकर मार्टिन की सांसें ही थम जाती हैं। अब मरने की बारी मार्टिन की थी और वो दोनों दरिंदे उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक मार्टिन चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम मार्टिन है और मैं कूपर का बेटा हूँ। मार्टिन की बात सुनकर मैक्सी और डैनियल सोच में पड़ जाते हैं और तभी मार्टिन उन्हें अपनी गर्दन पर बना एक टैटू दिखाकर कहता है, ये देखो मेरा खानदानी टैटू। डैनियल की गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही टैटू था जैसा कि मार्टिन की गर्दन पर था। डैनियल का टैटू देखकर मार्टिन उन्हें दादा दादी कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर डैनियल बहुत खुश होता है। दरअसल मार्टिन अपने दादा दादी से मिलने ही यहाँ आया था, मगर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके दादा दादी कैनिबल्स हैं। ये तो भला हो कि उसकी गर्दन पर टैटू बना हुआ था। अगर ये टैटू ना होता तो यकीनन डैनियल उसे भी मार कर खा जाता। मार्टिन को अपने दादा दादी की सच्चाई पता चल गई थी और वो इस सच्चाई को मानकर उनके साथ ही रहने लग जाता है। ये कहानी एक जख्मी औरत से शुरू होती है जिसका नाम मारिया था। मारिया अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी और वो जैसे ही अपनी गाड़ी का रेडियो ऑन करती है तो उसमें कहा जाता है सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और किसी भी हाल में घर से बाहर न निकले। दरअसल पूरे देश में एक जानलेवा वायरस फैल चुका था और इसी के बारे में बार बार रेडियो पर बताया जा रहा था। ये वायरस इतना खतरनाक था कि जो भी इंसान इससे इन्फेक्टेड होता था वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता था। कुछ देर बाद मारिया एक अनजान घर के आगे अपनी गाड़ी रोकती है। मारिया के पेट पर चोट लगी थी और उसे इस समय मदद की जरूरत थी। इसी चोट के कारण वो इस घर के अंदर आती है ताकि उसे मदद मिल सके, मगर ये घर बिल्कुल खाली था। शायद इस घर के लोग या तो मर चुके थे या फिर भाग चुके थे। इस घर की किचन में मारिया को एक लाश नजर आती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ती है। अब मारिया दूसरे कमरे में थी और उसे यहाँ से मेडिकेट मिल जाती है। उसी समय बहुत से ज़ॉम्बीज़ उसी घर की तरफ बढ़ रहे थे जिस घर में इस समय मारिया थी। घर के अंदर मारिया ने अपने जख्म पर मलहम पट्टी कर ली थी और उसी समय कुछ ज़ॉम्बीज़ घर में दाखिल हो जाते हैं। मारिया की नजर जैसे ही इन ज़ॉम्बीज़ पर पड़ती है तो वो बहुत डर जाती है। वो किसी तरह घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने वाले दरवाजे पर तो कई ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। अचानक तभी मारिया को अपने पैरों के नीचे एक डोर नजर आता है और वो उसे खोलकर जल्दी जल्दी उसमें चली जाती है। अब मारिया घर के बेसमेंट में पहुंच चुकी थी जहां पहले से ही एक लाश पड़ी थी। इस समय मारिया घर के बेसमेंट में कैद हो चुकी थी क्योंकि बेसमेंट के ऊपर तो पूरे घर में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। दूसरे दिन मारिया को बेसमेंट में एक रेडियो मिलता
मिलता है वो उसे चलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं चलता तो वो उसे नीचे फेंक देती है। दरअसल ज़ॉम्बीज के कारण फोन्स और रेडियो की सर्विस को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। अब बेसमेंट में मारिया के पास सिर्फ एक लाश और एक वाइन की भरी हुई बोतल थी। तीसरे दिन मारिया का दिमाग उस पर हावी होने लगता है। उसे बार बार वहम हो रहा था कि जैसे लाश उसे मारने की कोशिश कर रही हो। मारिया के पास जो वाइन की बोतल थी वो उसने पीकर खत्म कर दी थी। वो आज भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने तो घर में डेरा डाल रखा था। 5वें दिन तक मारिया का दिमाग और भी खराब हो जाता है और उसे बार बार अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। 8वें दिन भी ज़ॉम्बीज घर के अंदर और घर के आसपास ही घूम रहे थे। भूखी प्यासी मारिया अब इतनी परेशान हो गई थी कि वो लाश को गालियां देने लग जाती है। इसके बाद वो गुस्से में एक पत्थर उठाती है और उसी पत्थर से लाश का चेहरा कुचल देती है। दरअसल मारिया को अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने यही गुस्सा लाश पर उतारा था। थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बेसमेंट के डोर पर एक ज़ॉम्बी कूदता है, जिसके कारण मारिया के एक हाथ की उंगलियां डोर में फंसकर कट जाती हैं। इस घटना के बाद तो मारिया बेसमेंट में गिरकर और भी जख्मी हो जाती है। भूख प्यास से परेशान मारिया समझ गई थी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। 11वें दिन भूख प्यास से मारिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि अपना वही हाथ काट लेती है जिसकी उंगलियां डोर में फंसकर कट चुकी थी। थोड़ी देर बाद मारिया की भूख शांत हो गई थी, क्योंकि वो अपना हाथ खुद ही खा रही थी। बदलते और डरावने हालातों ने मारिया को आदमखोर बना दिया था। हर इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जो इंसान को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये कहानी एक घर से शुरू होती है जिसमें बिली नाम का लड़का रहता था। बिली की उम्र 10 साल की थी और वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। बिली अपनी मॉम का लाडला था और उसकी मॉम हमेशा बिली की पसंद का खाना ही बनाया करती थी। दोनों माँ बेटे के बीच बहुत प्यार था और वो एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। आज बिली जब गेंद से खेल रहा था तो गेंद उसके हाथ से छूटकर बेसमेंट के दरवाजे के पास चली जाती है। बिली का दिल तो कर रहा था कि वो इसके बारे में अपनी मॉम को बताए, लेकिन उसकी मॉम खाना बनाने में बिजी थी। अचानक उसी पल कोई रहस्यमयी चीज गेंद को टच करती है, जिसके बाद गेंद बेसमेंट में चली जाती है। अब गेंद को ढूंढता ढूंढता बिली भी बेसमेंट में आ चुका था और उसके घर का बेसमेंट काफी रहस्यमयी था। बिली को गेंद जमीन पर दिखाई देती है और वो जैसे ही गेंद को उठाने लगता है तभी एक बड़ा सा जीव उसे घेर लेता है। उसी पल मॉम को एक चीख सुनाई देती है, लेकिन उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है और वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। अब एक रहस्यमय जीव धीरे धीरे मॉम की तरफ बढ़ रहा था, जिससे मॉम पूरी तरह से बेखबर थी। दरअसल जीव ने बिली का नहीं बल्कि बिली ने जीव का शिकार किया था। हम जिसे मासूम बच्चा समझ रहे थे वो तो एक खतरनाक शिकारी था। बिली कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो तो एक खतरनाक आदमखोर था। उसके घर में जो भी जीवित चीज आती थी उसे बिली मार देता था और उसकी मॉम उसे पकाती थी। वैसे देखा जाए औलाद जैसी भी हो, हर माँ को अपनी औलाद प्यारी ही लगती है। बिली आदमखोर था, लेकिन फिर भी अपनी माँ का लाडला था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।